हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। तो आज का हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक है, वो है कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन है। ठीक है, इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक। सबसे पहले बेसिक चीज देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या है वो। चलिए, रेस्पिरेशन में मतलब श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्ब्स हैं, बेसिकली हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, मतलब सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, अर्थात विघटन होता है या क्या बोलना चाहिए, ब्रेक डाउन होता है। आप ग्लूकोज का ऐसा कह सकते हैं। C6H12O6 यहां पर दिख रहा है, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन हो गया और ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे। ये तो ऑक्सी श्वसन के लिए हो गया। अनॉक्सी क्या है? अनॉक्सी को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही 673 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी हमारे ऑक्सी क्या बोलना चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है ना। इतनी एनर्जी 673 किलो कैलोरी। कैसे? ऑक्सी आपका जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान। ठीक है, ऑक्सी श्वसन के दौरान। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज वगैरह ये टूट जाते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, सरल कार्बनिक मटेरियल्स में ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अब। बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना। सेलुलर जो रेस्पिरेशन है और जो आपका कोशिकीय श्वसन है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है? एक प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है भाई, वास्तव में होता क्या? C6H12O6 का ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, के साथ रिएक्शन है और साथ ही ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 38 टाइम्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कन्वर्ट हो जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड 16 टाइम H2O, 38 टाइम ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। ये पूरी क्रिया संपन्न होती है एक लाइन में अगर देखा जाए तो। अभी आगे बताऊंगा पूरा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र कैसे करते हैं, कहां से क्वेश्चन आया है। इस टॉपिक में मैं आपके 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। पुराने ACF रेंजर में आए हुए आपके 6 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूं। पूरा बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आपका प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में मैंने 7 क्वेश्चन करा रखे थे, इस वाले टॉपिक में मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा। 6 के 6 कहां से उठाया क्वेश्चन, पूरा ग्लाइकोलिसिस का आपका पाथवे, आपका क्रेब्स चक्र का साइकिल, पूरा सब एक साथ मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। देखिए वास्तव में इस क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से प्राप्त किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है इस क्रिया में, इस प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो यूज करते हैं उसी टाइम फोटोसिंथेसिस में। कौन? ग्रीन प्लांट। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, कहां से? आपके सेलुलर रेस्पिरेशन से, उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। और कुछ एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान जो उत्पन्न, जो रिलीज होते हैं ऑक्सीजन, उनमें से कुछ ऑक्सीजन यूज कर लिए जाते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, कोशिकीय श्वसन के दौरान, कोशिकीय श्वसन की क्रिया में उपयोग कर लिए जाते हैं, और कुछ ऑक्सीजन उनमें से जो फोटोसिंथेसिस में बने हैं वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, आपको यही समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन के प्रकारों को देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्ब्स हैं, उनका टूट फूट होता है, अर्थात ब्रेकडाउन होता है, एक जैसा होता है दोनों में। कहां तक? पायरुविक एसिड तक। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ना वो ऑक्सी और अनऑक्सी, एरोबिक और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन दोनों में एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे ही आपका पायरुविक एसिड बनेगा,
ठीक है, या पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट भी बोलेंगे, मतलब आपका C3H4O3 बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है आपका पायरुविक एसिड का, वहां से ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस और ऑक्सीजन के अपसेंस के ऊपर ये पायरुविक एसिड का भविष्य निर्भर करता है, फ्यूचर डिपेंड हो जाता है उसका कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो हम आपका क्रेब्स चक्र करेंगे, क्रेब्स चक्र की ओर जाएंगे, नहीं रहेगा तो अदर प्रोसेस की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब पायरुविक एसिड में तो ग्लाइकोलाइसिस होना तय है, चाहे वो ऑक्सी हो चाहे वो अनऑक्सी हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। ठीक है, तो आपका पायरुविक एसिड का निर्माण होता है बेसिकली, आगे पूरा बताऊंगा डिटेल कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीजें कंटेंट ऐसा बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो का निर्माण होता है जैसे कि आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो बाय प्रोडक्ट है, जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस पायरुविक एसिड से हम आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति होती है, तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथिल अल्कोहल हो जाता है, या एथेनॉल बोलेंगे। एथिल अल्कोहल को C2H5OH को एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलेंगे। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, और आपका अन्य एसिड्स भी बनते हैं, जैसे फर्मेंटेशन की क्रिया हो गई, किण्वन की भी क्रिया हो गई, उसमें भी अलग अलग प्रकार के आपके बाई प्रोडक्ट बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये C2H5OH वाला एल्कोहलिक किण्वन है, मतलब एल्कोहलिक आपका फर्मेंटेशन में ये बाय प्रोडक्ट मिलता है CO2 के साथ। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ आ रहा है, सबका डायग्राम आगे पूरा फ्लो चार्ट है, आगे अंत तक बने रहें, पूरा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से उठाया जा रहा है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन का कॉमन स्टेज जो होता है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया बोलते हैं, उसे पायरुविक एसिड मतलब पायरुवेट के बनने की प्रक्रिया जो होता है कॉमन स्टेज होता है, चाहे वो ऑक्सी में हो चाहे वो अनऑक्सी में हो, मतलब चाहे वो एनारोबिक में हो चाहे वो एरोबिक में हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सी श्वसन के बारे में, अब ध्यान देते जाना यहां से। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, आपके जो भी फूड, आपका खाद्य पदार्थ जो खाए हो आप, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है उनका, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। सभी जीव, जीवित कोशिकाओं, सभी जीवों के जीवित कोशिकाओं में, मतलब लाइव सेल्स या लिविंग सेल्स में, है ना, जो जीवित सेल्स हैं, कोशिका हैं, उनमें ये ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके दो स्टेज है, पहला ग्लाइकोलाइसिस, है ना, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। ठीक है, पहला है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है आपका क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, चलिए ऑक्सी श्वसन कहां होता है, देखो ऑक्सी श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, अब पहले प्रोसेस को पढ़ेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्मा में होता है। वास्तव में ये साइटोप्लाज्मा के अंदर साइटोसॉल में होता है, मतलब साइटोप्लाज्मा का ही एक द्रव है, लिक्विड है, फ्लूइड है, जिसे हम साइटोसॉल बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा का ही, साइटोप्लाज्मा वैसे तो कोशिका द्रव्य कहलाता है, द्रव्य मतलब पदार्थ, है ना, तो वैसे ही उसमें साइटोसॉल भी होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आपका कहां होगा, साइटोसॉल में होगा। ये क्वेश्चन आपके एसीएफ रेंजर में आया हुआ था, साइटोप्लाज्मा के साइटोसॉल में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा और साइटोसॉल जो कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, देखिए साइटोप्लाज्मा में क्या है, कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और साइटोसॉल से, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स मतलब ऑर्गन्स के छोटे ऑर्गन्स, सब ऑर्गन्स बोल सकते हो, और साइटोसॉल, ये दोनों को मिला के साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लिख दिया हूं मैं, कोशिका द्रव्य, द्रव्य नहीं, द्रव मतलब फ्लूइड होता है, ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। और साइटोसॉल क्या है, मेक्स ऑफ अबाउट 70% ऑफ सेल वॉल्यूम, मतलब जो सेल वॉल्यूम का 70% आपका साइटोसॉल होता है, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, मतलब बना होता है वाटर से, साल्ट से, और सम माइक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड एंजाइम्स। तो वाटर, साल्ट और माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर बना होता है, 70% एरिया कवर करता है कौन, साइटोसॉल। ठीक है, ये आपका डायग्राम भी यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर साइटोसॉल है, ऐसा मान के चलिए। चलिए क्वेश्चन को आपको पूछा गया था, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहां पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया बेसिकली पूछ रहा है कहां होती है। ठीक है, तो व्हाट, ये मतलब एंजाइम आप बेसिकली कहां पर मिलते हैं बोल रहा है, तो एंजाइम और प्रोटीन्स आपका साइटोसॉल में मिलेगा। ठीक है,
तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए जो भी एंजाइम्स और कोएंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भाग लेते हैं, वो जो प्रोटीन और एंजाइम है ना, ये देखिए प्रोटीन और एंजाइम जो भी है वो सभी आपका साइटोसॉल में रहेगा। कहाँ रहेगा? साइटोसॉल में रहेगा, ये बता दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। तो यही पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में भाग जो लेते हैं एंजाइम्स है ना, वो आपका कहाँ होते हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं साइटोसॉल में। इसका आंसर आएगा डी। ये देखिए कितना आसान है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स विद इन द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस? जो एंजाइम और कोएंजाइम है, जो प्रोटीन्स है, वो सभी साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को देखते हैं हम। तो ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है। ये साइकिल नहीं है, इट इज अ लीनियर पाथवे। ठीक है, ये एक प्रकार का रेखीय पाथवे है। एक फ्लो चार्ट के रूप में हम इसे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, तो ग्लाइको का मतलब तात्पर्य है ग्लूकोज से और लाइसिस का तात्पर्य है ब्रेकडाउन से। तो जिसमें ग्लूकोज का मतलब आपके C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है, वो सरल अणुओं में टूटता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। बताया था ये एरोबिक और एनएरोबिक में भी होता है। इसे और किसके नाम से जाना जाता है? इसे AM और आपका AMP पाथवे बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं एमपी पाथवे? क्योंकि इसको एमडेन है ना, आपका मेयरहॉफ, एमडन, मेयरहॉफ और आपका पारनास, ये तीनों ने मिलकर खोजा था इस पाथवे को, इसलिए इसको एएमपी पाथवे भी बोलते हैं। एक यूनिवर्सल पाथवे है, दोनों के लिए यूज होता है। यूनिवर्सल किस लिए? क्योंकि एरोबिक और एनएरोबिक, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन में ये काम आता है, दोनों रेस्पिरेशन में काम आता है। एक प्रकार का लीनियर पाथवे है। चलिए अब इसका सबसे पहले एक लाइन में हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है इस प्रोसेस में। C6H12O6 मतलब आपका हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का 2 ATP का यूज करके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करके, ठीक है, साथ ही 2 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और H3PO4 और 2 NAD, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन वाहक होता है, NAD है ना, और ये एंजाइम को एंजाइम है। NAD एक प्रकार का को एंजाइम है, FAD NAD सभी को एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से CH3COCOOH मतलब आपका पायरुविक एसिड, साथ ही 4 ATP और 2 NADH2 साथ ही 2 टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ये आपका सिंगल वे में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस में। चलिए, तो ग्लूकोज जो दिख रहा है आपको, जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन। सबके बाजू में कार्बन की संख्या लिख दिया हूं, 6 कार्बन, 3 कार्बन लिखा रहेगा, 6C, 4C, 3C लिखा रहेगा। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो हम लोग इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट। फिर जैसे ही क्रेब्स चक्र होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोनों को मिला देंगे तो पूरा 38 ATP आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी ATP के रूप में रहती है। ठीक है, तो ग्लूकोज, भाई आप बोल रहे हो, भाई आप पूछोगे ना, भाई आप बोल रहे हो कि ATP तो प्रोड्यूस करते हैं, फिर यहाँ पर तो ATP का यूज हो रहा है। ये देखिए ग्लूकोज क्या कर रहा है, ATP का यूज करके ADP में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ADP प्लस वास्तव में ये IP भी होता है। IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अभी नहीं लिखा हूं, क्योंकि ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? ग्लूकोज में। किसमें चला गया? ग्लूकोज में चला गया, है ना। तो कहलाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्लूकोज से कन्वर्ट होके ATP ऊर्जा, भाई शुरू में हमको 2 ATP कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां लिख दिया हूं, देखिए 2 ATP का हम शुरू में यूज करते हैं। पहला ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए अब ट्राइफॉस्फेट था, ATP का मतलब ट्राइफॉस्फेट, वो बदल गया ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब डाई में बदल गया, मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना, ये आपके ग्लूकोज के साथ जाकर जुड़ गया, तो ये कहलाया ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब 6वें कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी भी ये 6 कार्बन वाला है और इसमें फॉस्फेट समूह जाकर जुड़ गया। भाई अब बोलोगे पृथ्वी में रहने वाला, अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं
तो ग्लूकोज कभी भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर रहता, अगर एनर्जी के बिना अगर कन्वर्ट हो जाता तो आपका मान लो ग्लूकॉन डी आपका मान लो सपोज ले लो, तो ग्लूकॉन डी अपने आप ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता रखे रखे ही ऐसे ही, है ना। तो ऐसा नहीं होता, हमारे बॉडी में ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है कि एटीपी का यूज़ करके आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हरे कलर में लिखे हैं ना, ग्रीन पेन से जो लिखे हुए सभी एंजाइम्स हैं। क्या है ये? एंजाइम्स और कोएंजाइम्स हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या लगा है? हेक्सोकाइनेज। याद रखिएगा, पकड़ने का तरीका बता रहा हूं, जो काइनेज जब भी लगेगा ना, तो काइनेज का मतलब है एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन। ये काइनेज एंजाइम यही काम करता है ये। ठीक है, तो हेक्सोकाइन, हेक्सो क्यों? 6 कार्बन वाला है। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये भी 6 कार्बन वाला है, यहां पर 6वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज के पास दो ऐसे इस टाइप का समूह है फ्रक्टोज, जिसमें यहां पर से और यहां पर से, है ना, जबकि आपके ग्लूकोज में एक ही जगह से वो जुड़ पाता है, लेकिन फ्रक्टोज में दो जगह से फॉस्फेट समूह यहां पर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, आइसोमरेजन की प्रक्रिया हो रही है यहां पर, आइसोमरेज की प्रक्रिया यहां पर हो रही है, और आइसोमरेज हो रहा है किससे? फॉस्फोहेक्सो का। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्रक्टोज सी फॉस्फेट में। ये भी 6 कार्बन वाला है। ठीक है, अब क्या होता है आगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज वर्ड लगा मतलब फिर से एटीपी का यूज होगा एडीपी में बदलने में। यहां पर एक एनर्जी फिर दी, एक एटीपी हम फिर दे दिए, यहां पर कन्वर्ट हो गया एक एडीपी में, और वहां से फॉस्फेट का यूज हो जाएगा फिर से, है ना। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो कि पेस मेकर होता है और आरडीएस होता है। आरडीएस का मतलब क्या? ठीक है, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होता है, या रेट डिटरमाइनिंग आपका एंजाइम है ये, जो कि रेट को, किसी भी अभिक्रिया की दर को, सबसे स्लोएस्ट होता है इसलिए सबसे अभिक्रिया की दर वहीं से रेट को डिटरमाइन यहीं से किया जाता है। आरडीएस होता है, और पेस मेकर भी बोलते हैं इसे, किसको? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को आरडीएस है। ये रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये स्टेज होता है ये। ठीक है, अब इसका जो एक फॉस्फेट है भाई, एटीपी का एक फॉस्फेट फिर निकल गया और बदल गया एडीपी में, तो यहाँ पर फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचा ना हमारे पास, तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। भाई डाई क्यों नहीं लिखे? डाई क्यों लिखते हैं? डाई जब एक कार्बन में दोनों जुड़ा हो तब डाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले कार्बन से जुड़ा है और 6वें कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमने क्या लगाया? 20 फॉस्फेट लगाया, है ना। तो वो इससे जो फॉस्फेट निकला वो फिर आगे जुड़ गया इससे, किससे जुड़ गया? आपके इससे जुड़ गया यहां से। ठीक है, तो ये कहलाया फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन वाला है। अब यहां से क्या होगा? ये जो फ्रक्टोज, अभी तक हमने क्या किया? 2 एटीपी का यूज ही किया, अभी तक बनाया नहीं है कुछ, हमको कोई अभी कोई एनर्जी रिलीज नहीं किया है, अब करेंगे अब। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम इसके अगले स्टेप में। तो ये एल्डोलेज जो एंजाइम है, इसकी सहायता से फ्रक्टोज 1,6 जो 20 फॉस्फेट है वो दो भाग में ब्रेक हो जाएगा। दो कौन कौन से भाई? एक हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये 3 कार्बन वाला है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन। सब क्वेश्चन को अंतिम में कवर किया, यहीं से आया आपका क्वेश्चन, सब इसी के बीच से क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम यहां से पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा, कोई भी स्टेप को उठा के आपके क्वेश्चन के रूप में दिया है। ठीक है, सबको आपको दिखाऊंगा तब आपको यकीन होगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आया है, सब काम का है। देखिए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और साथ ही ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला है, ये दोनों में ब्रेक हो जाता है। किससे? एल्डोलेज आपका एंजाइम की सहायता से। ठीक है, अब वास्तव में ये आपका देखिए, कई जगह एक एरोहेड लगाए हो, कई जगह 2 एरोहेड लगाए, जैसे यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों हो सकता है कन्वर्ट, है ना। यहां पर कोई एनर्जी का यूज नहीं हुआ है, तो ये स्वतः स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है, मतलब आपका स्पॉन्टेनियस चेंज है। ठीक है, बाकी जो सिंगल एरोहेड है वो इरिवर्सिबल, ये भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कुल मिला के जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, वो कन्वर्ट होना ही है किसमें? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। वो अंतिम में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनेगा। कौन से एंजाइम की सहायता से? भाई ये 6 कार्बन वाला कैसे टूटा? ये 3 कार्बन इसका और 3 कार्बन इसका, 6 कार्बन हो गया ना आखिर। तो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की सहायता से, ठीक है, इस एंजाइम की सहायता से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक अलग से रिएक्शन इतना सा बनाया हूँ मैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वास्तव में अलग रिएक्शन इससे हटके है। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि यहाँ से ग्लिसरॉल जो है, देखिए ग्लिसरॉल, इस क्वेश्चन को पूछा गया था इसलिए इसको शामिल किया अलग से। ग्लिसरॉल एटीपी से एडीपी, एटीपी मतलब एनर्जी गेन करके, ये पूरा आपका चक्र से अलग हटके प्रोसेस है, इसको अलग कर देता हूँ, है ना। ये आपका जो लीनियर पाथवे है उससे अलग हटके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ग्लिसरॉल एटीपी लेकर एडीपी में बदल गया। ग्लिसरॉल काइनेस, काइनेस जब भी लगेगा तो एटीपी से एडीपी में बदलेगा और ये बन जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, है ना। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जब भी डिहाइड्रोजनेज वर्ड आता है, एंजाइम आता है, तो NAD प्लस आपका NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। NADH2 बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? NADH2 बोल सकते हो उसको। NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होना तय है जब भी डिहाइड्रोजनेज आता है तब, ठीक है। तो इससे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब आगे बढ़ते हैं यहां से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो अब यहां पर कितने मॉलिक्यूल, ये 1 और ये 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो इससे ना दोनों मिलकर 2, भाई 3 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, तो दोनों मिलकर 2 बार यहां पर प्रोसेस कराते हैं। कैसा वाला? 2 गुना। देखिए सब में आप 2 का गुना किया हो, मतलब 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके निकलते जाएंगे कंपाउंड्स के। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 3 कार्बन वाला है उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कैसे? ये वाला भी कन्वर्ट हो गया, आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहां पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, इसलिए यहां पर गुने में 2 लिखा है। सब आप 2 बार बनते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जैसे ही डिहाइड्रोजनेज आपको एंजाइम दिखता है तो वो कन्वर्ट करता है NAD प्लस को NADH प्लस H प्लस आपके एंजाइम्स में, है ना। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना। चलिए, तो NAD प्लस यहां पर 2 बार है तो ये भी 2 बार बनेगा और ये भी 2 बार बनेगा, है ना। यहां पर NAD क्या है? एक कोएंजाइम है। NAD प्लस जो है एक कोएंजाइम है जो कि हाइड्रोजन वाहक होता है, जो कि हाइड्रोजन को कंटेन करके चलते रहता है, और ये हाइड्रोजन को किसको दे देता है? NADH प्लस H प्लस को दे देता है, ठीक है। NADH प्लस H प्लस को यहां पर दे दिया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर बन गया। अब आपको पता है कि यहां पर इसका जब ऑक्सीडेशन होता है ना NAD का, तो वहां पर 3 ATP, एक NAD से आपका 3 ATP एनर्जी मिलता है, लेकिन वो आगे अभी से जनरेट नहीं हो जाएगा, वो आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब बन गया आपका यहां से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका बन गया 1,2,20 फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी 1,3, 2 मॉलिक्यूल सब में लगा रहेगा, 2 का गुना, तो 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। अभी सब 3 कार्बन वाला बन रहा है, 3 कार्बन, 6 कार्बन अभी भी है क्योंकि 2 से गुना हुआ है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जैसे ही काइनेज एंजाइम लगा ना, वो आपका एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होगा। सब में 2 इसलिए लगाए हूं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं सबका, है ना। तो 2 एडीपी से 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गया। यहां पर हमारा अभी मिला हमको 2 एटीपी एनर्जी, ये पहला बार मिला हमको 2 एटीपी एनर्जी। यहां पर जब हमने क्या किया भाई, आपका 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की सहायता से इसे कन्वर्ट कर दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 को कन्वर्ट कर दिया 3 में। तो यहां से एडीपी और इनिशियल या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका एटीपी में बदल जाएगा और यहां पर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा ये, ठीक है। अब फिर यहां पर होगा आइसोमेरेज एंजाइम से ये बदल जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर एक फॉस्फेट निकल गया, फिर क्या हो गया? फॉस्फेट निकल गया। यहां से एक फॉस्फेट निकला, यहां पर कन्वर्ट हो गया, यहां पर से भी एक फॉस्फेट निकला, यहां पर आपका हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, इसका भी 2 मॉलिक्यूल। यहां पर आपका वाटर रिमूव होता है, H2O, ये देखिए 2H2O लिखा है, यहां पर रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और इनोलेज एंजाइम की सहायता से ये बन गया आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP, पैप बोलते हैं जिसे, पैप बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बदल जाता है। ये भी 3 कार्बन वाला होता है। अब आगे जो प्रक्रिया होता है वो पाइरुवेट काइनेज, जैसा ही काइनेज वर्ड आया आप एटीपी को फिर बदलेंगे एडीपी में, क्योंकि सब 2 मॉलिक्यूल इसलिए सब में 2 का गुना हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और पाइरुवेट काइनेज के मदद से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बदल जाएगा आपका पायरुविक एसिड में, जिसे हम पाइरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरुवेट बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 अणु,
दो मॉलिक्यूल आपका पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला है या पायरुवेट में बदल जाता है। आपको ऊपर इसका स्ट्रक्चर दिखाया हूं पायरुविक एसिड का। पायरुवेट भी बोलते हैं या पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पायरुवेट भी लिखता है, पायरुविक एसिड भी लिख देता है, ठीक है। यह हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? आपका साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म। और सभी इसके एंजाइम प्रोटीन वगैरह साइटोसॉल में पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका ग्लाइकोलिसिस का विक्रिया होता है। यहाँ तक कि ऑक्सी मतलब एरोबिक और इनएरोबिक आपका दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हो सकती है। आपका पायरुवेट और या होती है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे जाते हैं ऑक्सी में। मतलब अब आपका केवल होगा आगे रिएक्शन जो क्रेब्स साइकिल है वो होगा केवल और केवल आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब देखते हैं लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए हमको एक लिंक रिएक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों को जो लिंक करेगा, जो पायरुविक एसिड जो बना है, पायरुवेट जो बना है, उसको लिंक करेगा आपका एसिटल कोएंजाइम ए में, ठीक है। तो देखते हैं ये एक प्रकार का लिंक रिएक्शन है। यहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, मतलब आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन हटता है इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, मतलब वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हटता है कार्बन के रूप में, ठीक है। तो यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होता है। और जब जैसे ही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है, आपको पता है क्या करना है? आपको NAD+ आपका H+ रिमूव कर देगा और NADH+ H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल, अब सब दो होते जाएगा। दो क्यों गुना क्यों भाई? क्योंकि पायरुविक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल आपका बना है, ठीक है। इस कंडीशन ये है आपका चैन रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक ही बार लिखा हूं लेकिन वास्तव में बनता है कितना? 2 बार, क्योंकि सब 2 मॉलिक्यूल पे है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्रेब्स चक्र। अब इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एक क्रेब्स ने खोजा इसलिए क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसे, ठीक है। सिट्रिक एसिड की महत्ता है यहां पर, तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी इससे भी क्वेश्चन आपका दिया गया है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला है, वो उसका कंडक्शन होता है, संघनन हो जाता है। और वो जो आपका लिंक रिएक्शन के पायरुविक एसिड से जो एसिटल कोएंजाइम बना है, कोएंजाइम ए, जिसको COA बोलेंगे, एसिटल कोएंजाइम ए, जो कि वास्तव में 2 कार्बन वाला होता है। एसिटल कोएंजाइम ए वास्तव में 2 कार्बन वाला होता है, जो कि पायरुविक एसिड अर्थात पायरुवेट से बना है ना, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है। इतना आपका NADPH लेकर NADPH में कन्वर्ट होकर, तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये ऑक्जेलो एसिटिक जो एसिड है वो उसका कंडेंसेशन संघनन हो जाता है किसमें? एसिटल कोएंजाइम ए में। और ये 4 कार्बन है, 2 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन। तो यहां से बनेगा एसिटल कोएंजाइम ए से यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल को ये गेन करेगा और बनेगा सिट्रेट साइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 कार्बन वाला। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला। ये देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला, एसिटल कोएंजाइम ए 2 कार्बन वाला, 4 और 2 6 कार्बन वाला। तो यहां पर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में ये साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम के नाम याद नहीं होते तो छोड़ देना, एंजाइम के नाम यदि याद नहीं होते तो छोड़ देना। बाकी सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल जो वहां से गेन किए गए थे वो वापस से रिमूव हो गया। ये देखिए H2O बाहर जाते हुए दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसो रिएक्शन बना लेता है, आइसो चेन बना लेता है आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन वाला है, जिसे हम आइसोसिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है ना, वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब जैसे ही आपको डिहाइड्रोजनेज शब्द दिखा, मतलब आपको समझना है कि वो NAD को कन्वर्ट कर देगा NADH+ H+ में, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। और यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसे हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और जो हाइड्रोजन आयन जो कंटेनर जो गेन करके चलता है NAD, वो अपना हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है, जिसलिए हम उसे बोला जाता है डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया भी हो रही है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है H+ आयन को रिमूव करना,
ठीक है, तो कौन करता है, NAD करता है, किसको, NADH प्लस H प्लस को दे देता है। तो यहाँ पर H प्लस आयन रिमूव हो रहा है यहाँ पर, मतलब डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया भी हो रही है, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, मतलब कार्बन बाहर निकल रहा है कुल मिलाकर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर एक बार बाहर निकला, याद रखते रहना कहाँ कहाँ पर कितने बार, सबको गिनना है अभी, है ना। तो ये बदल गया अल्फा कीटो ग्लूरेटिक एसिड में। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूरेटिक एसिड जो कि 5 कार्बन वाला होता है, मात्र एक लौता ऐसा कंपाउंड जो 5 कार्बन वाला, बाकी सब 4 और 6 कार्बन वाले होते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूरेटिक जो एसिड है वो आपका 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, इसी में बदल जाता है आपका आइसोसिट्रिक एसिड, आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। अब जो ये अल्फा कीटो ग्लूरेटिक एसिड है ना, वो आपका अल्फा कीटो ग्लूरेटिक डिहाइड्रोजनेस, ये देखिए फिर से यूज हो गया, डिहाइड्रोजनेस वर्ड यूज हो गया, मतलब आपका फिर क्या करना है आपको, फिर आपका NAD रिमूव कर देगा H प्लस आयन को, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के अपसेंस में, और NADH और H प्लस बन रहा है फिर से, और इसके रूप में हमको ATP बाद में मिलेगा। कितना ATP, एक NADH से 3 ATP, कितना, तो यहाँ पर से आपको कितना ATP मिला भाई, 3 ATP यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगा NADH से। तो 2 बार चल रहा है सब, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन एक बार अभी दिखाया हूं ना, सब 2 का गुना होगा, अंत में बताऊंगा 2 का मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं हम आगे, चलिए अब क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, देखिए यहां पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही है, एक ये जगह एक दूसरा जगह, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस यहां पर भी हो रहा है, साथ ही डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है दोनों जगह। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका बन जाएगा ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनल कोएंजाइम ए, क्या बना लेगा, सक्सिनल कोएंजाइम ए, जो कि 4 कार्बन वाला होता है। जब यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हुआ ना, तो इसके साथ एक कार्बन रिमूव हो गया, तो ये जो आपका था आइसोसिट्रेट ये 6 कार्बन वाला था, और जो कीटो है ये 5 कार्बन वाला, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हुआ तो वहां से एक कार्बन हट गया। फिर ये 5 कार्बन वाला से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर रिमूव हुआ, तो इसके साथ कार्बन भी गया, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया भी हो रही है, तो इसलिए ये बन जाएगा सक्सिनल कोएंजाइम ए, जो बनेगा ना वो 4 कार्बन वाला होगा, क्योंकि यहां पर 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गया है, मतलब 2 कार्बन निकल गए हैं इसके। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, सक्सिनल जो कोएंजाइम ए है वो आपका बदल जाएगा, है ना, यहां से रिमूव हो जाएगा कोएंजाइम ए, जो कोएंजाइम ए है ना वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर यहां पर ऐड किया जा रहा है, और यहां से जीटीपी में बदल रहा है, वास्तव में जीडीपी में बदल रहा है, लेकिन ये जीटीपी बाद में फिर एटीपी में बदल जाएगा, यहां पर फिर एक अमाउंट ऑफ एटीपी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये वास्तव में जो जीटीपी है ना, वास्तव में ये जीडीपी प्लस आईपी में बदल जाएगा इनिशियल फॉस्फेट में, फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, है ना। ऐसा इस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जीटीपी आपका कम अमाउंट ऑफ एटीपी देगा, जैसे है ना, तो ये आपका जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और वापस से इसमें एटीपी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, सक्सिनल कोएंजाइम ए, अब इससे कोएंजाइम ए शब्द रिमूव हो गया, बन जाएगा सक्सिनिक एसिड, ये भी 4 कार्बन वाला। यहां पर क्या प्रक्रिया हो रहा है, एफएडी, जो एनएडी है ना उसका छोटा भाई है मान के चलिए, ये भी कोएंजाइम है, तो एफएडीएस2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कम अमाउंट ऑफ, जैसे वो 3 अमाउंट ऑफ एटीपी देता है एनएडीएस2, है ना, लेकिन एफएडीएस2 2 अमाउंट ऑफ एटीपी देता है, ये केवल कितना देगा, 2 एटीपी ही देगा बाद में, ये भी एटीपी आपका रिमूव करेगा, है ना, तो लेकिन कितना देगा, 2 एटीपी ही देगा। जैसे एटीपी का छोटा भाई जीटीपी है, वैसे ही एनएडीएस2 का छोटा भाई एफएडीएस2 है, समझ लीजिए, है ना। फिर ये बदल जाएगा सक्सिनिक एसिड आपका फॉर्मिक किसमें हो जाएगा, फ्यूमरिक एसिड में, सॉरी है ना, फ्यूमरिक एसिड, ये कई सारे बुक में लिखा रहता है, कई सारे बुक में नहीं देता आपको, तो फ्यूमरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका। ठीक है, फ्यूमरिक एसिड भी आपका 4 कार्बन वाला है, और फिर से आपका हो जाएगा फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर भी वाटर ऐड हो रहा है, और मैलिक एसिड जो है मैलिक डिहाइड्रोजनेस, जैसे ही डिहाइड्रोजनेस शब्द आया मतलब आपको क्या करना है, आपको NAD प्लस को NADH प्लस में कन्वर्ट करना है, NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर से फिर 3 ATP हमको एनर्जी मिल जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि फिर से 4 कार्बन वाला है। देखिए यहाँ पर से 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिमूव हुआ तो ये सभी 4 कार्बन में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से पहले 6 था, फिर यहाँ पर 5 हुआ, 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होने से, फिर यहाँ पर आपका 4 कार्बन वाला कन्वर्ट हो गया, एक फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होने से फिर से यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, फिर से एसिटल कोएंजाइम ए में बदल जाएगा, के साथ ऐड हो जाएगा, फिर ये सिट्रिक एसिड बना लेगा। ऐसे ये साइकिल चलते रहता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 समूह होने के कारण TCA बोलते हैं, या तो सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड से मेन इसका चालू होने के कारण, और क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो क्रेब्स चक्र है वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होता है। ये किसके अंतर्गत पूर्ण होता है? ये आपका प्रोसेस पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत ATP ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। जो हमारा लिंक रिएक्शन था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव किया ना, तो वहां पर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे। पायरुविक एसिड का कितना था? 2 मॉलिक्यूल था पायरुविक एसिड का, तो वो हर बार 2 चीज ही रिमूव होगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से हमको मिल गया। क्रेब्स साइकिल में 2 बार और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हुआ। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? 2 बार और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हुआ, एक यहां पर है ना, और एक यहां पर। कितने बार? 2 बार। तो भाई ये पूरा साइकिल कितने में चला था? 2 के गुणज में बताया था, 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम एक ही के लिए साइकिल बना रहे हैं, एक पायरुविक एसिड के लिए। जब दूसरे बार पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा तो ये फिर 2 में बदल जाएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं, 2 आपका लिंक रिएक्शन में मिलता है ना। तो 4 और 2 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको क्रेब्स साइकिल के दौरान आपको मिलेंगे, ऐसा मान सकते हो। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को मिलाकर कितने? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, के मॉलिक्यूल। चलिए ये तो ठीक है, ये समझ आ रहा है अपन को। अब बढ़ते हैं ATP के काउंट करते हैं। अब ATP को गिनना चालू करेंगे हम। किसको गिनना चालू करेंगे? ATP को। चलिए ATP को गिनना चालू करते हैं अब हम। ध्यान से देखिएगा, ATP काउंट करना। पहला, आपको पता है कि Na2NADH बना था हमारे पास, कहां पर? जब लिंक रिएक्शन हुआ था, लिंक रिएक्शन हुआ था ना, पायरुविक एसिड से आपका एसिटल कोएंजाइम A बना था। आपको दिखा देता हूं रिएक्शन, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए ये यहां पर क्या बन रहा है भाई? ये देखिए, हाँ यहां पर क्या हो रहा है? वास्तव में आपका बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुवेट, है ना। तो वहां पर लिंक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 हो जाएगा आपका 2 बार NAD से 2 बार NADH प्लस H+ आयन बनेगा, ठीक है, NADH प्लस H+ आयन, ठीक है। तो ये 2 जो NAD है ना, ये आपका टोटल, एक आपका NADH आपका 3 अमाउंट ऑफ ATP देता है, 3 अमाउंट ऑफ ATP देता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो 3 अमाउंट ऑफ ATP रिलीज करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के रूप में रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है टोटल, 2 गुना है, तो ये 6 हो जाएगा। ये आपका लिंक रिएक्शन से मिल गया। अब 18 3 अब हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल में। अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल में कितने बार हमारे पास NADH है, देखते हैं। ये देखिए एक बार, ये हमारा पहला बार मिल गया साइकिल पे। ये देखिए यहाँ पर आपका आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आपका अल्फा कीटो में, और अल्फा कीटो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आपका सक्सिनिल कोएंजाइम A में। यहां पर एक बार NADH और यहां पर दूसरे बार NADH, हो गया 2। और आगे बढ़ते हैं और देखना, और कहां पर? और यहां पर जब आपका मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड में, तो यहां पर भी तो NADH बना है हमारे पास, NADH। तो क्रेब्स साइकिल में कितने बार NADH बना? 3 बार। क्रेब्स साइकिल में कितने बार NADH बना? 3 बार NADH बना। ये देखिए इसलिए लिखा है 3 बार NADH। तो एक NADH का कितना ATP? 6 ATP। तो 3 बार NADH का 6 तिया 18 ATP ऊर्जा मिलेगी NADH से। अब यहां पर इसी साइकिल में FADH भी तो बना है, आप बताया हूं। जब FADH कितना ATP रिमूव करता है? 2 ATP रिमूव करता है, एक FADH, है ना। तो यहां पर कितना FADH है? एक FADH है, तो कितना ATP रिमूव करेगा? 2। लेकिन पूरा तो 2 मॉलिक्यूल से गुना हो रहा है, ना 2 से, क्योंकि सब क्रिया कितने बार चलेगी? 2 बार। पायरुविक एसिड का एक साइकिल बना क्रेब्स साइकिल, वैसे ही क्रेब्स साइकिल एक बार और चलेगा, तो सबको 2 से गुना कर दिया अंतिम में, इसलिए ये 6 तिया 18 हो गया। समझ आ रहा है? 3 NADH का 6 ही ATP मिलना था, सॉरी 1 से 3 मिलना था,
तो 3 का आपका क्या मिलेगा भाई, एक NADH से आपका 3 मिलना है ना, तो आपका 3 का आपको 9 ही मिलना था, लेकिन 18 कैसे होगा, क्योंकि आपके 2 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, सबके 2 बार राउंड चल रहा है। वैसे ही एक आपका FADH से आपको 2 ATP ही मिलना था, है ना, लेकिन आपको 4 कैसे मिला, क्योंकि आपका 2 से गुना हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार चलेगा साइकिल, इसलिए। ठीक है, कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। चलिए ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब आपका GTP भी तो है, बताया था एक GTP आपका एक ATP देगा, लेकिन यहां पर 2 ATP क्यों लिखे हो सर, क्योंकि 2 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो एक GTP आपका एक ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 ATP इसलिए लिख रहा है क्योंकि साइकिल 2 बार आपका हो रहा है ना, मतलब साइकिल में दो मॉलिक्यूल सबके हैं इसलिए। तो टोटल मिलाकर 24 ATP आपका 2 पायरुविक एसिड के आपका क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के क्रेब्स साइकिल के दौरान मिल गया आपको। कितना, 24 ATP। क्रेब्स साइकिल में आपको कितना मिला, 24 ATP, ये क्रेब्स साइकिल के लिए। 6 ATP आपको मिलता है लिंक रिएक्शन में, आपको दिखाया था ना, आपका 3 NADH बना था, है ना, कितना NADH, 2 NADH बना था, तो 1 से 3, तो 2 से 6, तो 6 ATP आपका लिंक रिएक्शन में बनता है। 8 ATP आपको गिन के बताया हूं ग्लाइकोलिसिस में, जब हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किए थे तो उसमें हमको 8 ATP मिला था। वैसे तो 10 बना था, लेकिन 10 में से 2 जो पहले के यूज हो गए वो घटा देंगे तो 8 ATP बनेगा। फिर से आपको दिखा देता हूं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का, ये देखिए बताया था ना, शुरू में 2 ATP हमने ग्लाइकोलिसिस में यूज कर लिया, बिल्कुल है, 2 जगह, कहां पर, एक यहां पर यूज किए हैं, देखिए ये देखिए, एक ATP यहां पर यूज किए हैं ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 में, और एक आपका फ्रक्टोज वाले में, है ना, तो कितने बार यूज कर लिए, 2 बार हमने यूज कर लिया। कितने बार यूज कर लिया, 2 बार। चलिए ठीक है सर, आपने बोला कि 2 बार यूज कर लिए तो कर लिए, ठीक, अच्छा 2 ATP यूज हो गया, लेकिन बन भी तो रहा है आपका, बना कहां पर, आपका बना कहां पर भाई, देखिए कहां पर दिखा देता हूं आपको, यहां पर बना, ये देखिए 2 ATP यहां पर बना, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने में। ठीक है, यहां पर आपको 2 ATP बन रहा है। अगला ATP कहां बना आपका, जब आप पायरुविक एसिड बनाते हैं तब उस समय बनता है 2 ATP, तो कितने हो गए, 4 ATP, तो इसलिए यहां पर जोड़ दिया हूं 2 और 2 4 ATP। अब 2 NADH+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन चेन के थ्रू NADH+ यहां पर बन रहा है, देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, यहां पर दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल 2 है, तो 1 का 3 मिलता है, तो 2 का कितना मिलेगा, 6, तो यहां पर से आपको मिल गया 6 ATP। कितना मिल गया, 6 ATP, तो 2 को और 2 को काट लो, बच गया 6 और 2 8 ATP। 10 में से आपका 2 शुरू में जो यूज हुआ वो घटा दो, 6 4 10 मिला हमको टोटल, लेकिन 2 शुरू में जो यूज हुआ उसको घटा दो, तो नेट ATP कितना मिलता है आपको ग्लाइकोलिसिस के दौरान, नेट ATP आपको मिलता है 8 ATP, आपको ही नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान। उसी को यहां पर लिखा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP आपका मिलता है 8, तो 24 6 और 8 को मिलाओगे तो 38 ATP आपका पूरा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, मतलब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम के दौरान, जिसमें ऑक्सी श्वसन होता है, एरोबिक श्वसन होता है, उसमें प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है आपको, 38 ATP मिलता है, ये आपका आंसर। ये बहुत बार पूछ चुका है, कितना ATP आपका ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सी रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितना ATP ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो 38 ATP आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है ये सब चीजें, ठीक है भाई। अब देखते हैं अनऑक्सी श्वसन को, एन एरोबिक रेस्पिरेशन को, फिर 2 लाइन का, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कहां से उठाया वो दिखाता हूं। अनऑक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, मतलब खाद्य पदार्थों का, या ग्लूकोज का बोल सकते हो, ग्लूकोज या जो भी फूड हम खाए हैं, सुक्रोज वगैरह, शर्करा वगैरह, तो उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ग्लूकोज का यहां पर दिखा रहा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ये एथिल अल्कोहल में बन रहा है जब हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं। C2H5OH एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी बोलते हैं इसको, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 28 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही। उसमें 673 किलो कैलोरी पर मोल था, और इसमें मात्र 28, ऑक्सी में आपका 673 और अनऑक्सी में आपका 28। ठीक है, मात्र 28 किलो कैलोरी आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है भाई, सर बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, इसमें आपका कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बाहर निकल जाते हैं अल्कोहल की जगह, एथिल अल्कोहल की जगह।
उसमें से होता है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड बन जाता है, ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है, ब्यूट्रिक एसिड बन जाता है, या लैक्टिक एसिड भी बनता है। इसी क्वेश्चन को आपके एसीएफ रेंजर में दिया था, है ना। तो ये कभी कभी वाला कब घटना है देखते हैं। तो बेसिकली जो अनऑक्सी श्वसन है, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, वो फंगी में होता है, फंगस में होता है मतलब कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है मतलब जीवाणु में होता है, और कुछ उच्च वर्ग के पौधे के उत्तकों में मतलब टिश्यूज में होता है, ठीक है। जो हाई लेवल के जो प्लांट्स हैं, उच्च वर्ग के जो पौधे हैं, उनके टिश्यूज में भी होता है, जैसे कि सेब वगैरह के आपका बीज अंकुरण के समय हो जाता है उसमें अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो प्रकार का मैं दिखाया हूं यहां पर कि लैक्टेट किण्वन फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा अर्थात लैक्टेट बनेगा, और एल्कोहलिक किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन फर्मेंटेशन में एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो एनारोबिक या अवायवीय श्वसन का ही एक प्रकार है इसमें ग्लूकोज से आपका 2 पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बाद में ये कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में, 2 लैक्टेट में मतलब लैक्टिक एसिड में, ठीक है, बताया था ना लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। तो आपको यदि पूछ दिया कि एनारोबिक या अवायवीय श्वसन में, ठीक है, ग्लूकोज से क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, तो लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। और जो पायरुवेट है ना, जो आपका पायरुविक एसिड है, वो एथेनॉल में भी कन्वर्ट हो जाता है, 2 एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल मतलब एथाइल अल्कोहल में भी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दिया गया था आपके एसीएफ रेंजर में, बिल्कुल ठीक है सर बोल रहे हैं तो दिया होगा जी, दिया। चलिए अब आप पढ़ते हैं, हम इसी से क्वेश्चन आया, देखिए पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, लैक्टिक से लैक्टिक एसिड का परिवर्तन होता है जब चेंज ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, लैक्टिक एसिड आपका क्रेब्स चक्र में कहीं नहीं बना है, देखना आपका सिट्रिक एसिड वगैरह बना है, मैलिक बना है, फ्यूनरिक बना है ना, लेकिन आपका लैक्टिक नहीं बना है। तो जब आपका पायरुविक से लैक्टिक एसिड चेंज हो जाता है ड्यूरिंग टेक्स प्लेस, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति उच्च होती है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में होता है। हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये, हाई सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है या अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है चेंज ऑफ पायरुविक एसिड मतलब पायरुवेट टू लैक्टेट, अर्थात लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब भी दिखाया हूं आपको, कहां दिखाया हूं सर, ये वाला, ये देखिए 2 पायरुवेट अर्थात पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है उसके दौरान, ठीक है, 2 लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये कैसा है, एनारोबिक है, अवायवीय है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपके एसीएफ रेंजर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा बोल रहे हैं, श्वसन क्रिया में 8 NADH अणुओं के NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात ATP का निर्माण होता है। जब NAD+ का ऑक्सीडेशन होता है तब आपका ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है। तो यहां पर कितना बोल रहा है, 8 NADH, कितने, 8 NADH, है ना, मतलब आपका 8 NAD+ से, ये NADH से बनेगा आपका, एक से बनता है 3 ATP, तो 8 से 8 गुणित 3, 8 या 24 ATP। यहां पर कितना बनना चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, 24 ATP हमको ऊर्जा यहां पर मिलनी चाहिए थी। आंसर में क्या क्या, कितने ATP का निर्माण होगा भाई, 8 से कितना बनना है, 24 बनेगा, 1 से 3 तो 8 से 24, ऑक्सीडेशन से 16 दिया ऑप्शन में, 4 दिया, 3 दिया, 8 दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 24 ATP एनर्जी बनेगा। 8 NADPH अणुओं के NAD+ के में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है। इफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर ऑक्सीडाइज्ड टू NAD+ इन, है ना, रेस्पिरेटरी चैन, हाउ मच ATP विल बी जनरेटेड, कितना अमाउंट ऑफ ATP जनरेट होगा। तो कितना जनरेट हो रहा है भाई आपका, 24 ATP, कितना, 24 ATP। समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। अभी हम आप पूरा करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो क्रेब्स साइकिल से आया था वो क्या था, और आपका ग्लाइकोलिसिस से आया था। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज परिवर्तित होता है स्टार्च में, ग्लूकोज परिवर्तित होता है एसीटेट में, ग्लूकोज परिवर्तित होता है पायरुवेट में, ग्लूकोज परिवर्तित होता है ब्यूट्रेट में, ग्लूकोज परिवर्तित होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। अरे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तो बाद में परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एसीटेट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूट्रेट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो होता है क्या ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, मतलब पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का परिवर्तन हो जाता है।
पायरुविक एसिड में परिवर्तन हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान, फिर लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स चक्र होता है। पता आ चुका हूँ सब, वही तो क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आपके एसीएफ रेंजर में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था अब आपको, चलिए ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अगला, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक का ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है? किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है? आउट ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस विच कंपाउंड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल? तो इसका आंसर आएगा डी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहीं से तो आपका ग्लिसरॉल की ओर हम गए थे, कहां पर गए थे बताया था ना, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन। चलिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका ग्लिसरॉल बनता है। चलिए कैसे भाई, अब दिखा देता हूं आपको, एक रिएक्शन अलग से मैं बनाया था, ये देखिए यहां पर दिख रहा है आपको ग्लिसरॉल। जब यहां पर रिवर्सिबल चेन रिएक्शन हो रहा है, स्वतः स्पॉन्टेनियस चेंज है, तो यहां पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब यहां पर से ग्लिसरॉल पहले बदल गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, फिर वो बदल गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर वो वापस में बदल गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो आखिर क्या कह सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही तो ग्लिसरॉल बना है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका, इसका आंसर आएगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वापस से ग्लिसरॉल वही तो कन्वर्ट होकर जा रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, है ना? तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला, उस घटनाक्रम का नाम बताइए जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन विस्थापनीकरण, अपक्षय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेम ऑफ द फिनोमिनन विच कंपनसेट फॉर एनॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को बाहर निकालना, रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना ही डिहाइड्रोजनेशन है, और यह प्रक्रिया होती है आपकी डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया, ये ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है, कंपनसेट करता है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है, बताया था ना, डी कार्बोक्सिलेशन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाता है, कार्बन मुख्य रूप से रिमूव होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिमूव होता है, और एक हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है NADA से NADH प्लस H+ में, ठीक है? तो वहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजनेशन। तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में यही तो प्रक्रिया होती है, या तो आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, या तो सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन बोल रहा हूँ, या तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा या तो आपका डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो आंसर में डिहाइड्रोजनेशन आएगा। आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, क्रेब्स चक्र में, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है? मतलब हाइड्रोजन गैस का रिमूवल, ये आपका पूरक होता है, कंपनसेट करता है वायु की अनुपस्थिति को, वायु जब अनुपस्थित होता है उसका पूरक होता है, ठीक है? चलिए भाई, तो इस प्रकार ये पूरे चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है? पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ, बहुत लंबा लेक्चर हालांकि बना है, लेकिन पूरा डिटेल है, A to Z है ना? ऐसे ही सभी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी क्लास 10 से 12 क्लास हो गई है बायोलॉजी की, और आपका बॉटनी वाला पोर्शन पूरा खत्म होने वाला है, जिसमें आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे 7470999999, है ना, मतलब टेट्रा 978 पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। केवल व्हाट्सएप करें मुझे कि हमें क्लास ज्वाइन करना है PCB का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। मैं आपको बाकी की डिटेल वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है? 7470999978 पर व्हाट्सएप करें मुझे, मैं आपको बाकी की डिटेल वहाँ पर पूरा बता दूंगा। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।